प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच एस शंकर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट का पेपर चल रहा है, सीरीज चल रही है, PYQ चल रही है और 2015 में 2 सेट हुए, एक फरवरी में हुआ और एक सितंबर में हुआ। तो फरवरी जूनियर की प्राइमरी और जूनियर दोनों चली गई है। अब सितंबर की बारी है। सितंबर में भी पार्ट 1 आप लोगों को शूट करके दे दिया गया है और इसके बाद अब सितंबर में जो जूनियर का हुआ है उसमें पार्ट 2 की बारी है। अब देखिए 105 क्वेश्चन तक की सीरीज गई है, उसमें आप लोग 15 क्वेश्चन में कहीं पेन चलानी नहीं पड़ी है और न बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा है। अगले 15 पे चलिए और 27 प्लस जो स्लोगन चल रहा है कि आप लोग लेके चलिए, तो अब देखिए कि 27 प्लस की तरफ आप लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं। 105 तक की बात हम लोगों की हो गई थी। इसके बाद हम लोगों का जो क्वेश्चन था 106 से आज की सीरीज में चलाना था। तो चलिए जरा 106 पर हम लोग चलते हैं और आ गया भाई चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। तो अब जरा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई फार्मूला कौन सा लगाते हैं। तो एक जनरल सा फार्मूला है, A इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 की पावर n, जहां A आपको बताता है मिश्र धन, अमाउंट। क्या बताता है? अमाउंट बताता है, अमाउंट मिश्र धन है। और P आपका प्रिंसिपल है भाई, मूलधन जिसे बोलते हैं आप लोग। और R आपका रेट है, दर, रेट है दर। और n जो है आपका टाइम है, समय जो दिया रहता है, ये दिया है। 3 वर्षों के पश्चात ये कह रहे 4818 रुपया हो जाता है और 6 वर्ष के पश्चात 7227 रुपया हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जूनियर, तो जो हैं ही KBS वगैरह के लिए भी ये क्वेश्चन ध्यान में रखे रहिए। इस टाइप का मिलेगा और करना कुछ नहीं। क्या? अब इसी फार्मूले पे चलिए। आप लोगों को पहले 3 सालों का 4818 रुपया मिश्र धन दिया गया है और आपको P मालूम नहीं है, P मालूम करना है। तो 1 प्लस दर भी नहीं मालूम है तो बटे 100। अब आप लोगों को इसके पहले धनराशि ज्ञात करने के पहले रेट ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? रेट ज्ञात करना होगा। और रेट के लिए अब क्या करें, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया और ये कह रहे हैं कि 6 वर्ष के बाद यही अमाउंट बनता है 7227 इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 की पावर 6। और आप लोगों को कर्ण घातांक हमने पढ़ाया है। कर्ण घातांक में आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, R/100 की पावर 3 इंटू 1+R/100 की पावर 3। ये 3 3 6 हो गया। और इतने की जगह पर आप लोगों को समीकरण 1 से रखेंगे तो इसकी वैल्यू दी गई है 4818 और आप लोग रखेंगे 7227 बराबर 4818 इंटू 1+R/100 की पावर 3। अब चलिए, अब इससे डिवाइड करेंगे तो 7227 बटे 4818 बराबर 1+R/100 की पावर 3। अब इनको छोटा करिए आप लोग घनमूल निकालने के लिए। अब देखिए भाई, 8 4 12, 12 1 13, 13 और 8, 13 8 कितना हो जाएगा? 13 7 20 1 21, 7 2 9 9 9 18, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर 3 नवा 27, 3 नवा 27। फिर इसको सॉल्व करिए, 3 एकम 3 6 18,
फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 16 जीरो 6 आ गया और यहाँ 24 जीरो 9 आ गया। फिर देखिए तो 6 6 12 1 13, 4 2 6 और 9 15, अब नहीं कटने वाला है। इस केस में निकालिए घनमूल। क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो 24 जीरो 9 का घनमूल अगर निकालना है आप लोगों को, तो सबसे पहले 3 का जोड़ा बनाएंगे। कोई ऐसी घन संख्या देखिए जिसका इकाई अंक 9 आया हो, तो 9 आ गया। और कोई ऐसी पूर्ण घन संख्या जिसका 19 आ जाएगा। और 1606 का निकालेंगे आप लोग। 1606 का घनमूल अगर निकालते हैं तो इस केस में कोई ऐसी घन संख्या जिसका 6 आ जाए और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 19/16 क्या आ जाएगा? 19/16 आएगा ये का होल क्यूब बराबर आएगा 1 + r/100 की पावर क्या? 3। इस केस में आप लोगों को क्यूब क्यूब से कैंसिल हो गया। अब 19/16 -1 बराबर आ गया r/100। तो अब 16 एकम 16, 19 में से 16 घटा देंगे आप लोग, आएगा 3/16। कितना आ जाएगा? 3/16 आएगा। और 3/16 बराबर r/100। तो अब यहाँ 4 चौक के 16, 25 चौक के 100, 25 तिया 75, r बराबर मिलेगा 75/4। 75/4। अब देखिए जरा, 75/4 हमको रेट पता चल गया। अब यही किसी एक में रख दीजिए 75/4, तो आप लोगों को पी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? पी पता चल जाएगा। और पी की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की कितनी? जरा सॉल्व करिए तो पी की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में? चलिए, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी की वैल्यू आ जाएगी 32/12। इसी फार्मूले पे रख देंगे आप लोग। कहेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का भी पढ़ा करके एक वीडियो डाल देंगे आप लोग अगर कहेंगे तो। अभी ये पहला क्वेश्चन मिला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है, तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार इतना है? अब देखिए भाई, 50 ग्राम है 18 सीट का, तो 1 ग्राम भार निकाल लीजिए भाई। एक सीट का भार निकाल लीजिए आप लोग। तो एक सीट का भार निकालेंगे आप लोग, या 50 ग्राम बराबर 18 सीट। 18 सीट। चलिए, 50 ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए, या पहले आप लोग इसको, हाँ, 50 ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो बटे 1000 हो जाएगा। और बटे 1000 इससे भाग देंगे तो 0.05, क्या लिखेंगे? 0.05 किलोग्राम बराबर 18 सीट। तो 1 किलोग्राम पे जाएंगे आप लोग सीधे सीधे, कितना? 4 तिया 12, 3 15/4 किलोग्राम पर बताना है। तो हो जाएगा 18/0.05 गुणे 15/4। 15/4। अब ये दशमलव हटा करके डबल जीरो बढ़ाइए, और 25 चौक के 100, 25 आ गया यहाँ, 5 तिया 15 आ गया, 25 तिया 75 गुणे 18 करिए। 18 गुणे 75 करेंगे, 18 पंचे 90, हासिल 9, 18 सत्ते 126, और 126 में 9 जोड़ेंगे तो 126, 4 30, 5 35, 1350 सीट। कितनी सीट आ जाएगी? 1350 सीट। समझ में बात आ गई कि नहीं? कह रहे हैं कि 50 ग्राम बराबर 18 सीट। तो 50 ग्राम को किलोग्राम में, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम बराबर आपका मिला 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम।
अब इसको कह रहे हैं कि 50 ग्राम बराबर क्या होगा, तो 50/1000 कर दीजिए, ये आपका जीरो से कैंसिल हो गया, बराबर 0.05 किलोग्राम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ किलोग्राम में क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए किलोग्राम में आप लोग बदल दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ा जाए, देखा जाए तो कैसे करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भाई पीछे मिल चुका आप लोगों को। अब यहाँ हमको क्या बताना है, यक्स की वैल्यू बतानी है। तो पहले अब इतने को सॉल्व करिए, इतने का मान बताना है, इसके लिए हमें यक्स का मान चाहिए। तो यक्स का मान कैसे, 3x-2 अपान 3 प्लस 2x+3 अपान 2 इज इक्वल टू x+7/6। चलिए भाई इनका एलसीएम आ गया 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6x -4 प्लस 2 तिया 6, 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 6x+7 अपान 6, ये 6 से कैंसिल हो गया, देखिए तो जरा। अब इसके बाद 6 और 6 12x हो गया, इधर 9 में से 4 घटाएंगे आप लोग 5, और इधर हो गया 6x+7, 6x+7, 12 में से 6 घटाएंगे आप लोग तो आ जाएगा 6x बराबर 2 के, x की वैल्यू 2/6 आएगी, 2 एकम 2 तिया 6। अब मान बताना 5x-2/4 का, तो अब 5 इंटू यक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 1/3 आई है। अब इसी को पुट करना है, गुणे 1/3 -2/4, तो अब हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटाएंगे आप लोग, 5 में से 6 घटाएंगे -1/3 गुणे 4, तो रिजल्ट आ जाएगा -1/12। अब जहां देखिए भाई माइनस में रिजल्ट आना चाहिए, ये ध्यान रखना, माइनस प्लस की गलती बहुत जूनियर में होगी, क्योंकि देखिए प्लस 1/12 भी है, माइनस भी 1/12 है, तो -1/12 को क्लिक करिए और उस पर मुस्कुराइए आराम से 1 नंबर लेकर, ठीक है ना। और मुस्कुराने के साथ साथ जब 27+ की तरफ बढ़िए तो वीडियो शेयर भी करना है और उस पर कमेंट भी जरूरी है, क्योंकि तभी आप लोग मुस्कुरा पाएंगे जब हमको भी मौका देंगे आप लोग मुस्कुराने का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, आ जाइए इस क्वेश्चन को भाई देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको केबीएस वगैरह में मिल सकता है, ये भी आपको मिल सकता है, कैसे, चलिए जरा देखा जाए। ये कह रहे हैं 4x² प्लस 12xy माइनस 8xy प्लस 9y² माइनस 12x। आइए तो जरा, 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस 12y। अब देखिए जो रेगुलर पेपर सॉल्व कर रहे हैं वही इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, नहीं थावा नहीं लगेगी, इज इक्वल टू, और जो लोग रेगुलर है उनको बहुत समस्या भी नहीं होगी, ax प्लस by इंटू ax प्लस by -4। आइए अब इसी वाले पक्ष को गुणा कर लिया जाए, आपको बताना था a² प्लस b², तो इनको अगर a² बने तो देखिए x² वाले को x² से कंपेयर और y² वाले को y² से। तो चलिए जरा देखा जाए तो कि कैसे सॉल्व करना है। 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² इज इक्वल टू, अब इनका -12y माइनस 12y बराबर, अब देखिए भाई इसका इसमें गुणा करेंगे, a² x² प्लस abxy आ गया, चलिए अब by से मल्टीप्लाई करिए, प्लस abxy आ गया, प्लस b²
वाई स्क्वायर आ गया, माइनस 4ax माइनस 4bx बी वाई आ गया। आइए अब देखिए भाई, यहां है एक्स स्क्वायर और यहां है वाई स्क्वायर। अब देखिए, यहां है एक्स स्क्वायर और यहां है आप लोगों का वाई स्क्वायर। तो दोनों पक्षों के मानों की तुलना करने पर, तो यहां एक्स है, यहां एक्स है, तो ए स्क्वायर का मान आएगा 4 एक लाइन में, और यहां वाई स्क्वायर है और यहां वाई स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का मान आएगा कितना, बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 9। अब चलिए, अब दोनों को कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 और 4 को जोड़ेंगे आप लोग, 13 को करके आराम से मुस्कुराते हुए निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत कठिन था, लेकिन अगर आप लोग पीछे से अब सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा हमने कंपेयर करने के लिए बताया था कि कुछ दिमाग उमाग नहीं लगाना, इधर का मल्टीप्लाई करिए और जैसे इसके रूप में मिले इसके और इसके, तो इसी का मान बताना था। ए स्क्वायर का आ गया 4 और बी स्क्वायर का आ गया 9, दोनों को जोड़ दिया जाए, आ जाएगा सीधे सीधे 13। 13 को क्लिक करके आराम से मुस्कुराइए, नंबर कलेक्ट करते चलिए भाई अपने स्कोर कार्ड पर। अब अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट पूछा भाई। कोफिशिएंट का पिछले एक्सरसाइज में हुआ था आप लोगों को, 14 वाली में, 15 वाले में, फरवरी वाले में भी क्वेश्चन हुआ है, 14 के भी सेट में हुआ है। ये कह रहे हैं 5x+2 इंटू 2x² -3x+5। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, और गुणांक का मतलब भाई ये जैसे 5x, तो ये गुणांक हो गया इसका। 2x एक्स स्क्वायर का 2 गुणांक, तो पहले पूरा मल्टीप्लाई करिए, 5x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 5 दूनी 10 x³ 10x³। फिर चलिए 5x में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x²। फिर आगे बढ़िए, 5x का +5 में करेंगे तो 25x, क्या बनेगा 25x। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x² हो गया, +4x²। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे आप लोग +10 हो गया। अब चलिए x² को एक जगह रखिए आप लोग, रिजल्ट पर आ गए तुरंत। 10x³ जैसे वैसे रख दीजिए, यहाँ 15x², यहाँ +4x², तो ये बन गया 15 में से 4 माइनस करेंगे आप लोग, 15 में से 4 आप लोग माइनस करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 तियां 15। चलिए, तो 15 में से 4 माइनस करेंगे हो जाएगा -11x²। अब चलिए भाई, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19x। कितना हो जाएगा 19x। भाई इसको और इसको +10। अब चलिए x² का गुणांक -11 आ गया और x का गुणांक 19 आ गया, दोनों का योगफल कहा है तो -11 +19, तो 19 में से 11 घटाएंगे आप लोग, +8 को क्लिक करिए, आराम से मुस्कुराइए गुणांक पर। कोफिशिएंट कैसे निकालना था, पहले मल्टीप्लाई, फिर x² को एक जगह, x को एक जगह करिए, और जो उनके पहले अंक लिखा हुआ है उसी को गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ें। चलिए, आ गया भाई मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के क्वेश्चन को जान रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन मिल चुका। एक आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर, लंबाई 12 = 1/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 = 1/2 सेंटीमीटर। इस बक्से को एक घनाकार, देखिए 2 1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता। एक बड़ा सा डिब्बा है, बॉक्स, ये है, और इसी में
एक घन रखा जा रहा है, छोटे छोटे ऐसे क्यूब रखा जा रहा है भाई, कह रहे हैं कितने घन रखे जाएंगे, तो घनों की संख्या बराबर ओरल, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन एल बी एच बटे घनों का आयतन, घन का आयतन ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब 2/1/2। तो यहाँ लंबाई कितनी, लंबाई है आपकी 15, चौड़ाई 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, और ऊंचाई 7 दूनी 14, 1 15/2, पूरे के बटे 2 दूनी 4, 1 5/2, गुणे 5/2, गुणे 5/2। अब ये 2 से ये दोनों 2 कैंसिल हो गया, 1 2 ऊपर जाएगा तो बनेगा 15 गुणे 25 गुणे 15 गुणे 2 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 5 25। तो अब इसका गुणा करिए, 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90, 90 जहां है क्लिक करके 1 नंबर मुस्कुराते चलिए और कलेक्ट भी करिए, और प्लस कमेंट भी जरूर करिए, जैसे समझ में आ जाए आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो उसको कमेंट भी करिए और आगे शेयर भी करते रहिए अपना। चलिए जैसे जैसे नंबर, अब देखिए 27 प्लस की तरफ। अब तक एक क्वेश्चन ऐसा था जहां आप लोग रुके होंगे, वो था चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि वो पहली बार उस टाइप का क्वेश्चन मिला, तो वहां रुकने की संभावना बन सकती है, क्योंकि विद्यार्थी जब तक उस क्वेश्चन को किए नहीं रहेंगे तब तक कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग उसको करेंगे तो अब अगली बार से वो समस्या नहीं रहेगी, वो पहली बार है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। अब वहां क्षेत्रफल बताना था, समलंब का क्या बताना था, क्षेत्रफल बताना, और यहाँ उनकी ऊंचाई अब की बार बताना, बीच के दूरी का मतलब ऊंचाई। आइए जरा हम डायग्राम पे लाते हैं आप लोगों को। ये वही है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, दो असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग दिया गया भाई, मतलब AD प्लस BC, AD प्लस BC बराबर 20, और समलंब चतुर्भुज का परिमाप, समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का परिमाप दिया है, चतुर्भुज का परिमाप, और परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग बराबर सभी भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस BC प्लस प्लस CD प्लस DA। तो आपको किसका किसका दिया था, AD और BC, तो आपको परिमाप कितना दिया गया भाई, 58, 58 बराबर 20 प्लस AB प्लस DC, AB प्लस CD, यही समांतर भुजाएं हो गई हैं। अब इधर आप लोग लाएंगे तो हो जाएगा ये 58 माइनस 20 बराबर AB प्लस CD, और ये आ गया कितना, 5 में से 2 घटा दीजिए, 38 सेंटीमीटर आ गया AB प्लस CD। अब इसी को भाई समांतर भुजा कहते हैं। AB और CD कैसी रेखा है, समांतर है भाई, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा समांतर और एक जोड़ी भुजा असमांतर, ये कई वीडियो में बोल चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप लोग इसको अब पीछे से देख लेंगे, ठीक है ना। AB प्लस CD। अब लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD गुणे H, यही आपको बताना है, H बताना था।
तो क्षेत्रफल दे रखा इन्होंने 152 बराबर 1/2 गुणे 38 गुणे h, 2 से इसको काटेंगे आएगा 19 और 19 से इसको करेंगे 19 अट्ठे 152 तो h बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो उनके बीच की दूरी या उनकी ऊंचाई समलंब चतुर्भुज की कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। आराम से अब कलेक्ट करिए, आगे की तरफ बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब समलंब, चलिए भाई अभी समबाहुभुज का क्वेश्चन हुआ है और लाइव क्लास में भी चला, यहाँ भी चला है। ये कह रहे हैं प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या बताना है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अब आइए आप लिखेंगे प्रत्येक अंतःकोण बराबर, प्रत्येक अंतःकोण बराबर, फार्मूला हमने बताया था 180 अंश माइनस बाह्य कोण 360/n, जहां n भुजा। अब आपको प्रत्येक अंतःकोण 156 है बराबर 180 अंश माइनस 360/n। अब 180 इधर आएगा n। अब चलिए जहां n भुजा है, n क्या है? भुजा, यही हमको ज्ञात करना। आइए अब 180 में से 56 घटाएंगे आप लोग बराबर 360/n हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन बड़ी है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हट के ये माइनस हो जाएगा। 180 में से 56 घटाएंगे 24 आएगा बराबर 360/n, और n बराबर जब निकालेंगे 360/24 तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 15 दूनी 30। देखिए भाई पिछले भी वीडियो में प्यारे शिक्षक साथी, पिछली भी वीडियो जो हुई थी हम लोगों की फेब वाली 2015 में, वहां भी आया था। उसके पहले की वीडियो में भी आपको समबाहुभुज का कोण निकालने के लिए दिया गया था, यहाँ भी दिया गया है। तो कहीं कोण निकालने के लिए, कहीं भुजा निकालने के लिए, कहीं बाह्य कोण निकालने के लिए, कहीं अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए ये 4 पॉइंट का रहेगा। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है। अब ये आ गया n बराबर 15, बी वाले ऑप्शन में 15 दिख रहा है। आराम से क्लिक करिए और मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़िए आप लोग। चलिए अगला देखा जाए। अब ये क्वेश्चन भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केबीएस वाले रेडी रखेंगे इसको। जो लोग केबीएस में बैठने वाले हैं वो इसके लिए रेडी रखेंगे, केबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, तो ये कह रहे हैं यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या किसके बराबर होगी? अगर n है किसी भुजाओं की संख्या तो n सममित रेखाएं हो सकती हैं। कितनी सममित रेखाएं? n सममित रेखाएं हो सकती हैं। जितनी भुजा उतनी रेखा हो सकती है। अब वो बहुभुज है किस प्रकार का ये डिपेंड करता है। समझ बात आ गई कि नहीं? सममित का मतलब हमने बताया था कि सममित रेखा वह रेखा होती है जो अब एक प्रतिबिंब को दूसरे प्रतिबिंब पर छुपा दे। तो अब ये देखिए, या ऐसे अगर है तो ये वाला प्रतिबिंब इस पर ढक जाएगा, मतलब जो चित्र है उसका प्रतिबिंब अगले वाले पे आ जाए, उसे हम सिमेट्री लाइन बोलते हैं। ठीक है ना? तो n अगर रेखाएं हैं, n संख्या है, तो सममित रेखाएं हमारी कितनी हो सकती हैं? n हो सकती हैं। चलिए अब आगे, जैसे अब एक एग्जांपल, जैसे वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हैं? चतुर्भुज है 4 भुजा वाला, तो 4 भुजा में 4 सममित रेखाएं, 1 2 3 4। अब समझ में आ गया कि नहीं? n कहने का मतलब 4 भुजा वाला चतुर्भुज था और सममित रेखा भी आ गई 4। तो n भुजा वाली अगर कोई आकृति है तो सममित रेखाएं कितनी हो सकती हैं? n हो सकती, उतनी भुजा जितनी है उतनी सममित रेखा भी हो सकती है। ये बात सबको क्लियर हो गई ना, कि जितनी सममित रेखाएं हैं, जितनी भुजाएं हैं, उतनी सममित रेखाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अब एग्जांपल है,
कि चतुर्भुज हमारा वर्ग है, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और 4 भुजाओं पर कोई कहे कि वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, भुजाएं भी 4 हैं, 4 भुजा वाली आकृति है और सममित रेखा भी 4 खींची जा सकती है। तो इसलिए अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, जितनी भुजा है उतनी सममित रेखा भी खींची जा सकती है। ठीक है ना, तो ये आंसर आपका हो जाएगा और करना कुछ नहीं था, केवल फ्री मुस्कुराना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आज क्वेश्चन भाई, इस सेट के कई सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कई जगहों पे, खासकर आज का पेपर जो है ये केबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 10 जनवरी को होने वाला पेपर है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी दी गई है और एक है यक्स। तो जहां यक्स एक धनात्मक संख्या है तो निम्न में से यक्स का न्यूनतम संभव मान। अब प्यारे शिक्षक साथी, ये क्वेश्चन सेम अब है ट्रायंगल का, लेकिन इसको पूरी की पूरी पेडागोजी बना दी गई है, आधा लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे हम इस प्रश्न को अभी एक्सप्लेन करेंगे सारे विद्यार्थियों को आ जाएगा। जितने हमारे साथी हैं सीटेट के, अभी वो तुरंत समझ जाएंगे। जितने केबीएस में बैठने वाले हमारे साथी हैं सब समझ जाएंगे, केवल मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या एक ट्रायंगल है, त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है, त्रिभुज कैसे जानेंगे? 3 भुजा दे दी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि त्रिभुज बन जाएगा, उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, या किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो आप योग वाला लीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं का, किन्हीं 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अब आइए, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, या ये पहली कंडीशन आप सब पे चेक करिए आप। फिर आर बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी से बड़ा होना चाहिए। या अब अगली कंडीशन है सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। अगर ये तीनों कंडीशन हो रही है तब त्रिभुज की पॉसिबिलिटी है। अगले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि त्रिभुज बनना संभव है अथवा नहीं है। तो किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़िए, अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज बनना संभव है। तो त्रिभुज बनना संभव है, त्रिभुज बनना संभव है। क्या है? त्रिभुज बनना संभव है जब ये तीनों कंडीशन हमारी लागू होती है कि किन्हीं 2 भुजा को जोड़िए तीसरे से बड़ा हो। अब इन्होंने दिया है 6 प्लस यक्स, ये बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी भुजा इनकी दिख रही थी 10, इससे बड़ी होनी चाहिए। इन्होंने कहा यक्स का कम से कम मान क्या हो सकता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2.8 तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि 6 2 8, 8.8 से कम है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर यक्स की जगह पे 2.8 लेते हैं और इसको जोड़ेंगे तो 8.8 है, और ये इससे बड़ा नहीं है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। इस कंडीशन में तो संभव ही नहीं है। अब चलिए, अब 3.5 अगर लेते हैं तो 6 में 3.5 करेंगे, वो भी वही कंडीशन है। तो इसका मतलब है कम से कम क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। 6 धन 4, 6 धन 4 इज ग्रेटर देन 10। 10 की कंडीशन में आ जाएगा कि मतलब कम से कम, ये न्यूनतम मान कहे थे कि न्यूनतम मान क्या संभव है। समझ बात आ गई कि नहीं? तो इस कंडीशन में आप लोग ये बताएंगे कि 4 वाला ऑप्शन कैसे सही है। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? देख लीजिए जरा कि ये क्लियर हो गया कि नहीं। आप लोगों को कमेंट में आप लोग बताएंगे। एक दिन इसी पर वीडियो भी बना देंगे आप लोगों को।
ठीक है ना। तो ये अगर तीनों पॉइंट अगले क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, ध्यान में रखना, इसीलिए हमने कह दिया कि इंपॉर्टेंट है और हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर दिया इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई आइए अब सीधे सीधे आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, और एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। इसलिए आप लोग वीडियो को 2-3 राउंड देखिए, एक राउंड से काम नहीं बनेगा, और तब आप लोग अच्छे मार्क्स पाएंगे। अब देखिए जरा, -25/-30 को एक विद्यार्थी -5/6 लिखता। अब आप लोगों के कथनानुसार ये माइनस माइनस कैंसिल होके 5/6 होना चाहिए था, माइनस नहीं। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या माना जाएगा? इस प्रकार की त्रुटि को समझदारी मानी जाएगी कि समझदारी नहीं है भाई, संकल्पनात्मक त्रुटि है भाई। वैचारिक उसका जो है ठीक नहीं है भाई, सूझबूझ से काम नहीं लिया कि -25 -30। भाई समस्या को ठीक से ना समझना, ना ठीक से समझ में आता तो काट पीट ना पाता, एक साइन गायब कर दिया इसका, लापरवाही ये कोई उसमें है ही नहीं, आप लोग जानते हैं पेडागोजी में। अब अगला है तो ये 5×25, तो ये 5/6 की जगह पर -5/6, इसका मतलब है उसके दिमाग में था कि अगर दो माइनस हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस में आना चाहिए, इसलिए उसका गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि उसकी संकल्पनात्मक त्रुटि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़िए। अब चलिए भाई, उच्च प्राथमिक स्तर पर ये कह रहे हैं कि आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है क्या? आंकड़ों को एकत्र करने की तकनीक? जी नहीं। आंकड़ों का संग्रह, ओके, एकत्रित करना, संगठन और प्रस्तुति, ये आंकड़ों से भाई आंकड़ों को कलेक्ट करना, फिर उनको संग्रह करने के बाद उनको इकट्ठा करना, फिर उनको कैसे हम उसको जो है प्रस्तुति करते हैं, वो आंकड़ों के लिए सबसे, आंकड़ों का प्रबंधन सबसे अच्छा रहता है। जैसे अब आप सबसे पहले, जैसे अब देखिए विराट कोहली के रनों का हमें देखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई किस साइड में इन्होंने सबसे ज्यादा जो है बल्लेबाजी की है, लेग साइड, ऑफ साइड, मिड ऑन, मिड ऑफ। तो इस कंडीशन पे आप सबसे पहले ये कलेक्ट करेंगे कि सारे मैच में हम 10 मैचों का देखें, इसमें इन्होंने मिड ऑन पे कितना शॉट लगाया, मिड ऑफ पे कितना लगाया, स्ट्रेट ड्राइव कितना लगाई है, पुल शॉट कितना लगाया है। तो पहले हम कलेक्ट करेंगे, फिर उनका एक समूह बनाएंगे, फिर इसके बाद उनका प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब एकदम भाई। क्वेश्चन नंबर इसी सेट का 2015 सितंबर का 91 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भाई, 91 आप लोग देखे होंगे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 91। क्या गणित में समस्या का समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? रट लेना, कंठस्थ करना, वहां कंठस्थ करना था, वहां आप लोगों ने देखा होगा कंठस्थ करना था, और ये डी ऑप्शन में था 91 में, और यहाँ ए ऑप्शन में हो गया। आराम से मुस्कुराइए, एक ही पेपर में दो क्वेश्चन, समझ में आता है कि नहीं? बस केवल भाव बदल दिया गया, यही है पेडागोजी, यही है पेडागोजी आपकी, कि एक ही देखिए, वहां कंठस्थ करना दिया था, यहाँ रट लेना दिया था, सेम क्वेश्चन था, वहां गणितीय समस्या था, यहाँ गणित में समस्या का समाधान। गणित में समस्या का समाधान कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, कंठस्थ करना या रटना, हमने उसी प्रश्न में बोला, और रट लेना इसी प्रश्न में आ गया। चलिए नेक्स्ट 18 के बाद अब चलिए भाई, पियाजे साहब का नियम आ गया। अब देखिए प्यारे शिक्षक साथियों, जो अब तक कहते थे कि मैथ में पेडागोजी 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, अब आप लोग खुद देखिए, ये 15 क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन हैं जो फ्री में हैं, और केवल मैथ के बेस से काम करना। किससे काम करना? मैथ के बेस पर काम करना है। मैथ का बेसिक अगर आपको आ रहा है तो वो काम करते हैं, और अगर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अब समझ में आ रहा है तो वीडियो को भाई शेयर भी करिए, और कमेंट करके हमको हौसला अफजाई करिए। जैसे कुछ लोग केवल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ही लिख देते हैं, तभी मैं समझता हूं कि इसका मतलब है कि वीडियो आप लोगों को ठीक लगी है। तो उससे जो है आप लोग थोड़ा करिए, और जिससे मुझे भी आत्मबल मिले और बढ़िया बने, और सरल भाषा में मैं प्रयास करूं कि जिससे आसान हो जाए। अब करें पियाजे के अनुसार, जब बालक औपचारिक स्थिति में, बहुत भाई इस पे हमने चर्चा की, स्तर पर होता है,
मतलब जब उसका वैचारिक तार्किक सब चीजें जब होता है औपचारिक स्थिति में आने के बाद, तो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए? अनुपात और समानुपात। क्यों? क्योंकि जब आपको समझदारी हो जाएगी, जिस समय औपचारिक का मतलब समझदारी, तार्किक करने की क्षमता। अब ये बताइए कौन साइको वाला बताएगा? यहाँ आपको बताना है कि मैथ का अगर आपको बेस मालूम है तब अनुपात। अनुपात का मतलब जिसको सही अनुपात पता है वही। अब भाई आप लोग देखते हैं सारी संस्थाएं अच्छी हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं, कुछ टीचर के हु बहू क्वेश्चन एकदम फंसते हैं। तो हु बहू फंसने का मतलब ऐसा नहीं कहीं से और वो आया, दूसरे ग्रह से आया, ऐसा नहीं, उसको एक सही अनुपात पता। चाय की दुकान पे देख रहे हैं, किसी चाय वाले के यहाँ दुकान पे भीड़ लगी है, क्यों? सब दूध पानी अदरक वही मिला रहे हैं, चीनी चाय पत्ती, लेकिन उसको एक सही अनुपात पता कि कितनी देर तक हिलाएं चाय को, कितनी देर तक उसको गर्म करें, कितनी देर तक उसको जो है चलाना है, कलछुल लेकर के बार बार उसको लपेट रहा है, तो कितनी देर तक, सही अनुपात जिसको पता रहता है, तो ये औपचारिक स्थिति में ही है। और औपचारिक का मतलब उसकी तार्किक करने की क्षमता बढ़ जाए, सब चीज बढ़ जाएगी, तो अनुपात समानुपात उस समय जो है बहुत अच्छे समय पे काम करता है। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग 27 की तरफ बढ़ भी गए हैं आप लोग। और 27 प्लस इसलिए कहता हूं कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे इस सेट में आए हैं जहां आप लोग रुक सकते थे। अब ये कह रहे हैं एक मानचित्र दिया गया है कक्षा 7 के विद्यार्थी को, और चलिए दिया गया है जिसमें ये कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। तो यदि मानचित्र में दो स्थान 2.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच की वास्तविक रियल में 1 किलोमीटर में दूरी बताना है। तो ये क्या है? समस्या समाधान के कौशल? जी नहीं, ये अंतः विषयी प्रकृति को बढ़ाते हैं। कि मतलब आप जो है 2 सेंटीमीटर का निकाले हैं, तो ये 2.2 सेंटीमीटर का कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है कि आपको अपना कैलकुलेशन थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले 2 को 10 के पार्ट में डिवाइड करिए, फिर उससे डिवाइड करेंगे कि भाई ये पॉइंट में कैसे लाया जाए, तब बात बनेगी। समझ बात आ गई कि नहीं? अंतः विषयी प्रकृति के लिए है, बाकी सब चीजें जो है इसमें से नहीं है। तो इसी के साथ 2015 सितंबर की प्यारे शिक्षक साथी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोग इसको करिए। इस टॉपिक में जो पार्ट 2 जा रहा है, इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो केबीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी में जरूर मिलेंगे। ये आप लोग 10 जनवरी को खुद देखेंगे, और कि इस टाइप के क्वेश्चन, अब हम ये नहीं कहते कि डिजिट के साथ, लेकिन उससे मिलते जुलते मिलेंगे। अब कहीं क्षेत्रफल दिया है तो ऊंचाई, कहीं ऊंचाई दिया क्षेत्रफल, कहीं क्षेत्रफल ऊंचाई दे करके परिमाप, कहीं परिमाप दिया है तो समांतर भुजाओं का योग समलंबे, कहीं अभी हमने त्रिभुज वाला जो सिखाया है तो कहीं पूछ लेगा कि 3 भुजाएं हैं, उसमें कौन कौन सी भुजा वाले माप का त्रिभुज बनना संभव है। तो इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना है। और इसी के साथ हम अपनी बात भी समाप्त करते हैं वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे, और इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।